हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य क्या अंतर पाया जाता है, इनके बारे में, इन सभी बातों के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन, कि ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है, ट्रांसफार्मर के किन किन पार्टों का क्या क्या उपयोग होता है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है आपका कोर के आधार पर वर्गीकरण। कोर के आधार पर, कोर के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ ट्रांसफार्मर का कच्चा सा, कि वाइंडिंग को स्थिरता प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से वाइंडिंग लगाई जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिस भाग पर वाइंडिंग को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो एनीमीटर होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है उसके बाहर एक लोहे की कोर लगी रहती है, लोहे जैसा एक पदार्थ होता है। इस प्रकार में वर्गाकार के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि जिस प्रकार छोटे जो एलीमीटर होते हैं आपको उसने तोड़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ई आकार की क्या होती है कि इस प्रकार से पत्तियां निकलती है, तो वो आपकी जो पत्तियां होती है वो कोर कहलाती है। यानी इन पत्तियों के माध्यम से क्या होता है कि इन पत्तियों को, कई सारी पत्तियों को जोड़कर कोर का निर्माण किया जाता है, और कोर के निर्माण के आधार पर क्या होता है कि इनके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो सभी को पता चला कि कोर क्या होती है, कि ट्रांसफार्मर का वह भाग जिस पर क्या की जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है, वो क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। अब बात करते हैं कि कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है, ये वाली आपकी क्या है, कोर है। ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोर की कुछ मुख्य बातें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कि सबसे पहले जो बात आती है कि कोर, अगर आप कोर ले रहे हो तो कोर किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर आप कोर ले रहे हो ट्रांसफार्मर की तो कोर किस प्रकार की, यानी कौन से मेटल की होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि जो मेटल आपको इस प्रकार से लेना है कि जिसकी जो चुंबकशीलता का मान है, जो चुंबकशीलता का मान है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। आपको इस प्रकार से लेना है कि एक आपका लोहा लेना है, कोई किसी प्रकार का मेटल लेना है जिसके अंदर क्या होगा कि चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब चुंबकशीलता क्या होती है, सबसे पहले अपने बात करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब प्रतिरोध यानी कोई रेजिस्टेंस में से जब धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, आई का मान अगर मैं फ्लो करवाऊँगा इसके अंदर, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक चालकता का गुण होता है। चालकता क्या करती है कि ये धारा का प्रवाह होने में क्या करती है, सुगमता प्रदान करती है। जिस प्रकार से क्या होता है कि इंडक्टर में यानी कोई रेजिस्टेंस में जब धारा फ्लो होती है तो उसे प्रवाहित करवाने में क्या होती है कि जो सुगमता प्रदान करते हैं उसे क्या बोला जाता है, यानी चालकता बोली जाती है। और जो इसका जो विरोध करता है वो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। ये चीज़ आप सभी को पता है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अपने बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, धारा होती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है। आपका क्या होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो धारा का सुगमता प्रदान करती है उसे क्या बोला जाता है, चालकता कहते हैं। उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसके अंदर क्या कहलाती है, आपकी चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। अब बात करते हैं कि जो धारा का विरोध करता है, जो धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है, जो क्या करता है, धारा का विरोध करता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि चुंबकीय जो मैग्नेटिक सर्किट होता है इसके अंदर जो धारा का विरोध करता है उसे बोला जाता है रिलैक्टेंस, यानी प्रतिष्ठंभ, रिलैक्टेंस। अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि रिलैक्टेंस क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होती है। ठीक है,
अब अपनी बात करते हैं कि अपने अगर मेटल की कोर ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब कोर ली जा रही है इसकी चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने चुंबकशीलता का मान है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लिया, क्योंकि जब प्राइमरी वाइंडिंग में धारा दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग धारा का एक क्या होता है, गुण होता है। वो क्या करती है कि जैसे ही वाइंडिंग में धारा फ्लो होती है तो वाइंडिंग अपना क्या बनाती है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब ये फ्लक्स क्या होता है कि कोर के माध्यम से क्या होता है कि दूसरी वाइंडिंग में जाता है। दूसरी वाइंडिंग आपने नाम ले लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, या द्वितीयक वाइंडिंग भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग ने जो फ्लक्स उत्पन्न किया वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, कोर की ज़रूरत पड़ी। अगर बात करते हैं कि चुंबकशीलता क्या करती है कि जब ये फ्लक्स प्रवाहित होता है कोर के मध्य, ठीक है, कोर के माध्यम से जब फ्लक्स प्रवाहित होता है तो ये क्या करती है कि फ्लक्स को सुगमता प्रदान करती है, यानी कि तू चला जा, जल्दी से चला जा। यह क्या करती है, चुंबकशीलता फ्लक्स को सुगमता प्रदान करती है। तो ये क्या होनी चाहिए, कोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि रिलेक्टेंस यानी प्रतिरोध, किसका, चुंबकीय परिपथों का प्रतिरोध क्या कहलाता है, रिलेक्टेंस कहलाता है। तो रिलेक्टेंस का जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब ये कम से कम क्यों होना चाहिए, आप सभी को पता है, क्योंकि अगर इसका मान ज़्यादा होगा, अगर आपको बात यहाँ से समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी चालकता का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो धारा क्या होगी, आसानी से प्रवाहित होगी। उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर चालकता का मान, चुंबकशीलता का मान ज़्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, आसानी से गमन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर प्रतिरोध का मान क्या है, कम है, तो धारा क्या जाएगी, जल्दी से जाएगी। अगर प्रतिरोध का मान क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा कि धारा बहुत धीरे धीरे जाएगी और धारा का जो वे है यानी ड्रॉप है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बात करें यहाँ पर रिलेक्टेंस की, तो ये क्या करता है कि जब फ्लक्स क्या होता है, कोर के माध्यम से प्रवाहित होता है तो चुंबकशीलता क्या करती है, सुगमता प्रदान करती है, और रिलेक्टेंस क्या करता है, उसका विरोध करता है। इसलिए बोला जाता है कि जो रिलेक्टेंस का मान होता है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि जो फ्लक्स बनाया है प्राइमरी वाइंडिंग ने वो सेकेंडरी के अंदर जल्दी से चला जाए और कोई भी इसके अंदर व्यय ना हो। जितना फ्लक्स इसने काटा है, जितना फ्लक्स इसने क्या किया है, इंड्यूस यानी प्रेरित किया, उतना फ्लक्स क्या करें, सेकेंडरी वाइंडिंग काट सके, कोई बीच के अंदर क्या हो, व्यय ना हो और ना ही क्या हो, लीकेज हो, इससे बचने के लिए। तो यहाँ पर जो कोर क्या जो लिया जाता है उसका रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर की कोर का निर्माण करने के लिए चुंबकशीलता का मान होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, यानी ऐसा पदार्थ लिया जाता है जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, ज़्यादा हो। अब बात करते हैं कि रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, तो रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इतनी बात समझ में है आप सभी को। अब बात करते हैं अपने इसके अंतर्गत क्या होती है कि अब एक चीज़ और आती है अपने चुंबकशीलता पढ़ा कि चुंबक जो शीलता होती है उसका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। अगर बात करें कि रिलेक्टेंस की, रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने धारणशीलता, धारणशीलता, धारणशीलता भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप सभी लोग समझते हो कि धारण मतलब किसी चीज़ का क्या करना, धारण करता। अब आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट के अंदर चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर मैंने एक तार लपेट दिया है टर्न, तो क्या होगा कि अगर मैं इसे ऐसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, ऐसी सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा कि इसके एन पोल रेस्ट पोल यानी इसके अंदर क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अगर डीसी देता हूँ तो क्या होगा, आपका परमानेंट मैग्नेट बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो क्या होगा कि इसके अंदर कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व यानी इसके अंदर क्या है कि कुछ थोड़ा सा चुंबकत्व शेष रह जाता है। उस जो चुंबकत्व को क्या बोला जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं। यानी इस जो मेटल लिया था इसने क्या किया, इसकी जो धारणशीलता थी यानी धारण करने का जो गुण था वो क्या था, मान लेते हैं कि ज़्यादा था, तो इसने चुंबकशीलता यहाँ पर जो चुंबक है वो क्या कर लिया, अवशिष्ट चुंबकत्व इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इसी समय बात करते हैं कि कोर ऐसी होनी चाहिए जिसकी धारणशीलता क्या हो, निम्न हो। निम्न क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा तो ये धारणशीलता ये क्या करेगी, इसको धारण कर लेगी, यानी जो फ्लक्स मिलेगा वो अपने को क्या मिलेगा, बहुत ही
कम मिलेगा आगे। तो इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो धारणशीलता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि निग्राहिता का मान है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी जो कोर ले रहे हो आप उसका निग्राहिता का मान भी कम होना चाहिए। अब निग्राहिता क्या होती है कि ये अवशिष्ट चुंबकत्व बचा है, जैसे ही मैं इसमें धारा फिर से क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है पहले बचा हुआ इसको नष्ट करने में क्या होती है, ये वाली धारा व्यय होती है। ये वाली धारा क्या होती है, व्यय होती है, यानी ड्रॉप होती है। तो क्या होता है कि अगर ये वाला ज़्यादा रह गया है, अवशिष्ट चुंबकत्व मान लेते इतना रह गया है, तो क्या होगी, धारा भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यानी अगर इसका मान ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि रिलेक्टेंस का मान, धारणशीलता और निग्राहिता का मान हमेशा क्या रखना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो आपकी चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जो स्थापित किया गया जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा काट सके। तो यहाँ से समझ में आया आप सभी को कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकशीलता, रिलेक्टेंस, धारणशीलता, निग्राहिता का क्या क्या महत्व होता है। अब बात करते हैं कि ये थी कोर। अब आपको ऐसा पदार्थ लेना है, ऐसे पदार्थ दो होते हैं जिसका मैं बता देता हूँ आपको कि सिलिकॉन स्टील, जो सिलिकॉन स्टील होता है सिलिकॉन स्टील या फिर नरम लोहा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है और इसका क्या किया जाता है, कम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग स्थापित करने के लिए जो कोर बनाई जाती है वो सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोहा, नरम लोहा होता है वो उसकी बहुत ही कम बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन स्टील के निर्माण के लिए क्या होता है कि 3 से 5% इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन की मात्रा। अब आपको सिलिकॉन का अगर कंपाउंड या मिश्रण पूछ ले तो आप क्या बताओगे कि सिलिकॉन के निर्माण में 3 से 5% किसकी मात्रा मिलाई जाती है, सिलिकॉन की मिलाई जाती है, और बाकी जो 95% होता है वो आपका क्या होता है, स्टील होता है। और पूरे 100% से किसका निर्माण होता है, सिलिकॉन स्टील का। ये बात समझ में आई आप सभी को। आपसे आप क्या बताओगे कि ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है जिस पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो आपको बताना है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्यों लिया गया, तो आपको बताना है कि जिसके अंदर चुंबकशीलता का गुण पाया जाता है, रिलेक्टेंस भी होता है, धारणशीलता होती है, और क्या होती है, निग्राहिता का भी गुण पाया जाता है। ये बात समझ में आई आप सभी को। तो अब बात करते हैं कि एक सिलिकॉन स्टील के अलावा भी एक कोर आती है जिसका नाम बोला जाता है फेराइट कोर। फेराइट कोर आप सभी ने नाम सुना है। कि फेराइट कोर क्या होती है। फेराइट कोर, फेराइट कोर क्या होता है कि फेराइट कोर जो मिश्रण होता है वो होता है लोहा प्लस के अंदर कार्बन। अगर मैं लोहे और कार्बन को मिला दूंगा तो मुझे किसका निर्माण होगा, जो नई जो मेटल मिलेगी वो कौन सी होगी, फेराइट कोर कहलाएगी। यानी वो मेटल क्या होगा, फेराइट होगा। फेराइट का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, लोहे और कार्बन का मिश्रण मिला के जो तैयार की जाने वाली जो कोर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी फेराइट कोर कहलाती है। इसका जो उपयोग होता है वो VHF के लिए किया जाता है। VHF के लिए, VHF के लिए यहाँ से मतलब है कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यानी जो ट्रांसफार्मर आपके अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य करते हैं उन ट्रांसफार्मरों के लिए क्या होता है कि फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फेराइट कोर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि फेराइट कोर आप सभी ने देखा होगा कि जो रेडियो होता है, फेराइट कोर क्या होता है कि जिस प्रकार से रेडियो आपने खोला होगा तो रेडियो के जो ऊपर वाला जो भाग होता है उस प्रकार से इतनी लंबी क्या होती है, एक ब्लैक कलर की क्या होती है, रोड होती है। ठीक है, और रोड के ऊपर क्या होता है कि इस प्रकार से तांबे की इसके ऊपर वायर क्या लपेटी जाती है, तांबे की वायर लपेटी जाती है। तो वो क्या कहलाती है आपकी, ऐसी वो रोड होती है जो ब्लैक, वो आपकी कौन सी रोड कहलाती है, फेराइट कोर कहलाती है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो रेडियो के अंदर
जिसके ऊपर कुंडली लपेटी जाती है ब्लैक कलर की, वो क्या होती है, फेराइट कोर होती है, क्योंकि वहाँ पर फेराइट कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है वो उपयोग किया जाता है। इसका क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो आपका रेडियो आपने देखा होगा कि उसके अंदर वो सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी चलती है, यानी फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए आप किस प्रकार की कोर लेंगे, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, फेराइट कोर। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नोट में मैं लिखाता हूँ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाओगे यानी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा, तो ट्रांसफार्मर का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रेडियो के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल छोटा सा लगाया जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो कितनी होती है, मेगा हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, अगर बात करें कि जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं मोहल्लों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए यानी जो वोल्टा की सप्लाई के लिए, तो उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 50 हर्ट्ज, पर उनका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कार्य कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे। अब बात करते हैं कि रेडियो क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता है, उसमें ट्रांसफार्मर क्या होता है, छोटा सा होता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता जाएगा और ट्रांसफार्मर का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर जैसे जैसे क्या होगा कि आपको आकार बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन है कि एक मेरे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक मेरे पास 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है और एक मेरे पास 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है और एक मेरे पास 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर है। तो क्वेश्चन है आपसे कि सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर यानी आकार में सबसे बड़ा कौन सा होगा, आकार में यानी साइज़ में बड़ा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, बी या फिर सी या फिर डी, बताइए आप लोग कमेंट करें। तो आपका मैंने बताया था कि जिसकी आकार में अपनी बड़ा यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, कम होता है, उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला ट्रांसफार्मर होगा सबसे बड़ा। अगर बात करें कि सबसे छोटे की यानी फ्रीक्वेंसी का मान जिसका ज़्यादा है उसका साइज़ भी क्या होगा, कम होगा, यानी सबसे कम। इस ट्रांसफार्मर का आकार क्या है, सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी का मान ज़्यादा, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान कम और आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपने कि ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण था, जो पहला पॉइंट था अपना कोर के आधार पर, तो कोर के आधार पर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये उतार लेना इतना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो पहला आपका आता है वो आता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर के आधार पर कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, परिणामित्र भी बोल सकते हैं इसे। अब बात करते हैं कि जो कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है ये U और I आकार की जो पत्तियां, इसके अंदर क्या होता है कि U और I आकार की जो पत्तियां होती है उसका उपयोग से ये बनाया जाता है। ठीक है, यानी आपको क्या लेना है, एक U आकार की पत्ती लेनी है और उसके बाद में एक I आकार की पत्ती, इस प्रकार से। तो U और I आकार की पत्तियों से कौन से ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो U और I आकार की पत्तियों से निर्मित किया जाता है। अब ये कौन सा आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, अब यहाँ पर इसके क्या होता है, वाइंडिंग लपेट दी जाती है। ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर जो वाइंडिंग लपेट दी गई है वो कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी बात है कि इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होगा, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने सप्लाई दी है और प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगी, ये फ्लक्स का निर्माण करेगी, और ये फ्लक्स क्या होगा कि इस साइड से यूँ होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। तो फ्लक्स का मार्ग क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। फ्लक्स का मार्ग क्या है, ओनली फॉर एक है, यानी क्या हो रही है कि फ्लक्स एक ही मार्ग से जा रहा है। श्रेणी परिपथ के अंदर पढ़ा था कि धारा एक ही मार्ग से जाती है तो वो आपका कौन सा परिपथ कहलाता है, श्रेणी परिपथ कहलाता है। उसी प्रकार से क्या होता है
कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो फ्लक्स का जो मार्ग है वो क्या है, ओनली फॉर 1 है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि मार्ग क्या होते हैं फ्लक्स के लिए 1, ठीक है। ओनली फॉर फाई क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है। अब बात करते हैं कि 3 नंबर पॉइंट की। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपका जो रास्ता क्या है 1 है चुंबकीय फ्लक्स का, तो इसके अंदर जो चुंबकीय जो फ्लक्स लीकेज होगी उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जो फ्लक्स लीकेज है वो क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है कि इसके अंदर मार्ग क्या है 1 है। अब जैसे कि मार्केट के अंदर जो कई सारे रास्ते हैं, अगर इन रास्तों को बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि एक रास्ता खोल दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह जाम हो जाएगा और कोई किसी साइड से निकलने का प्रयास करेगा, कोई किसी साइड से। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसका मार्ग क्या है 1 है, तो क्या होगा कि कुछ फ्लक्स क्या होता है कि बाहर इस साइड से निकल जाता है और कुछ फ्लक्स क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है। यानी लीकेज की बात करें, यानी जो फ्लक्स लीकेज है वो सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांसफार्मर में होता है, जिसका मार्ग 1 हो और यू और आई आकार से पत्तियों से बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है यू और इकाई पत्तियों से बनाया जाता है, मार्ग क्या होता है ओनली फॉर 1 होता है और फ्लक्स लीकेज क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका कौन सा टाइप का है, ये आपका कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट की। दो नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल प्रकार परिणामित्र। सेल टाइप परिणामित्र के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसके निर्माण से बनाया जाता है। तो इसके अंदर बात करें कि ई और आई आकार की पत्तियां, जो आपका सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें ई और आई आकार की पत्तियों से निर्माण किया जाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम से कि ये मैंने ई लिया इस साइड से, ठीक है, ये ई आकार की पत्ती है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर मैं एक आई आकार की पत्ती रख दूंगा इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर का निर्माण हो गया। अब जो वाइंडिंग की जाती है यहाँ पर नहीं होगी, इसके अंदर क्या होता है कि मध्य केंद्र वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अब आप बात कर रहे हैं कि एक एलटी वाइंडिंग यानी लो टेंशन वाइंडिंग और एक होती है हाई वोल्टेज, ठीक है, एक एचटी कहलाती है और एक एलटी कहलाती है। एलटी वाइंडिंग लो टेंशन और ये होता है हाई टेंशन, मतलब जिसमें वोल्टता ज़्यादा होगी वो हाई वाली होगी, जिसमें वोल्टता कम होगी वो क्या होगी, लो वाली होगी। तो आपको अगर सबसे पहले जो आपको वाइंडिंग लपेटनी है वो आपकी कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाती है, एलटी वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसके ऊपर अचालक की परत चढ़ाई जाती है, पेपर या फिर टेप वगैरह। इसके ऊपर क्या होता है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग लपेट दी जाती है बाद में। यानी कोर पर सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके बाद में हाई टेंशन वाइंडिंग लपेटी जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो मार्ग आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 मार्ग, यानी फ्लक्स को प्रवाहित करवाने के लिए मार्ग कितने हैं, 2 है। यानी फ्लक्स है वो इस साइड से यूँ चला जाएगा और एक साइड से यूँ चला जाएगा इस साइड से, ठीक है। फ्लक्स का मार्ग क्या रहेगा, 2 रहेगा, यानी एक तो यहाँ से चला जाएगा और एक है यहाँ से। तो आपको बात करनी है कि जो सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 मार्ग होते हैं फ्लक्स को प्रवाहित करवाने के लिए, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से। इसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज होता है वो क्या होता है सबसे, मतलब इससे क्या होगा, कम होगा। जो फ्लक्स लीकेज का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कहाँ की जाती है, एक है सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसा कौन सा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है जिसमें सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। तो आपका जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें सैंडविच वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट का, वो आता है आपका बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर।
3 नंबर आता है बेरी प्रकार ट्रांसफार्मर। बेरी प्रकार के जो ट्रांसफार्मर में है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, आयताकार होती है। आयताकार पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है, यानी बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर के निर्माण में आपको आयताकार पत्तियों का निर्माण किया जाता है। और इन आयताकार पत्तियां को आप इस प्रकार से, कई सारी पत्तियां होती है, इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर होता है बेरी टाइप का। और इन बेरी टाइप की जो पत्तियां होती है, इनके माध्यम से एक यहाँ पर इस प्रकार का माध्यम होता है जिस पर क्या लपेटी जाती है, यहाँ पर वाइंडिंग लपेट दी जाती है। तो सबसे पहले आपको बात क्या रखनी है कि इसके अंदर जो पत्तियां उपयोग में लाई जाती है वो क्या होती है, आयताकार आकार की पत्तियां यूज़ में लाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग है। चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग आपको कितने नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर क्या होते हैं कि इसमें भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि अनेक मार्ग उपलब्ध होते हैं, अनेक मार्ग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यानी बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के जो मार्ग होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स लीकेज है वो क्या होगा, कम होता है, सबसे कम होता है। यानी इसमें ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें क्या होता है, सबसे कम, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र के जो मार्ग है वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा है। यानी चुंबकीय फ्लक्स इन मार्गों के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है। तो आपको समझ में आया कि ट्रांसफार्मर के जो वर्गीकरण में जो आपका पहला पॉइंट था, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 भागों में था और तीनों भाग आपको समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि यू और आई आकार की पत्तियों से कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर निर्माण किया जाता है, ई और आई से सेल टाइप का, और आपकी आयताकार जो पत्तियां होती है उससे बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। सबसे जो उत्तम ट्रांसफार्मर रहता है वो यही रहता है। इसका जो एक नुकसान है, इसे अपने बड़ा नहीं बना सकते, ओनली फॉर छोटे स्थानों में जहाँ ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है वहाँ पर अपना इसको उपयोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया ये ट्रांसफार्मर रहता है, पर इसकी एक कमी है, इससे क्या है कि बड़े आकार में अपने इसका निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका बेरी टाइप, यानी सेल टाइप प्रकार का ट्रांसफार्मर वो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर पॉइंट की, कि वोल्टता के आधार पर। तो अपना जो 2 नंबर पॉइंट था वो था कि वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। 2 नंबर क्या था कि वोल्टता के आधार पर अभी जो पहला पॉइंट था वो था कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। 2 नंबर आता है कि आपका वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है आपका स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप। स्टेप अप का आप सभी मतलब समझते हो कि वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना। इसका अगर हिंदी में नाम देखा जाए तो उसको बोला जाता है उच्चई ट्रांसफार्मर, उच्चई परिणामित्र। अब बात करते हैं कि जो 2 नंबर आपका आता है वो आता है स्टेप डाउन। 2 नंबर आता है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन की अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, तो होता है आपका अपचयी प्रकार का, अपचयी परिणामित्र। अब बात करते हैं कि 3 नंबर की, कि 3 नंबर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आप जिसने अगर आईटी के अंदर पढ़ा है कि आपने अभी देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण होता है, अभी तक तो 2 टाइप में देखा आपने कि स्टेप अप प्रकार का और स्टेप डाउन प्रकार का। तीसरा आपने अभी तक नहीं देखा होगा, या फिर आपने जाना भी नहीं होगा, या फिर पढ़ा भी नहीं होगा। तो तीसरा जो आता है वो आता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोला जाता है विलगित परिणामित्र। विलगित परिणामित्र। विलगित परिणामित्र। अब बात करते हैं, आप सभी को पता है
कि जो वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो भाग आता है स्टेप अप। स्टेप अप को अगर बोला जाए कि उच्चई, उच्चई का मतलब होता है कि वोल्टता को क्या करना, उच्च करना यानी हाई करना। अब बात करते हैं कि स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन को बोला जाता है अपचयी। अपचयी का मतलब होता है, डाउन का मतलब होता है कि वोल्टेज को क्या करना, डाउन करना, यानी प्राइमरी वोल्टेज का मान क्या है, ज़्यादा है और अपने को वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, वोल्टेज का मान क्या चाहिए, डाउन चाहिए। तो अपने किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लेंगे, स्टेप डाउन प्रकार का। अब बात करते हैं कि विलगित के अंदर, विलगित ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है कि जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनको अलग करने के लिए, यानी एक लाइन इस साइड से धारा जा रही है, उसको अगर धारा नहीं देनी है, लाइन को क्या करना है, ऑफ करना है, तो वहाँ पर आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपने स्टार्टिंग से देखते हैं कि स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर। स्टेप अप के अंदर बात करें कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होगी वो क्या रखी जाती है, कम, यानी टर्नों की संख्या मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास कितने टर्न है, 7 टर्न है। कौन सी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। इसे प्राथमिक लपेट भी बोला जाता है। जो वाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट की जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है, यानी यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, सप्लाई, और वो भी किस प्रकार की सप्लाई, एसी। अपने को पढ़ा था कि जो सप्लाई होती है वो ट्रांसफार्मर के लिए एसी धारा पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था। अब मैंने इस प्रकार से ये 2 लाइनें लगाई है, ये कोर को दर्शा रही है, यानी ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर कोर के आधार पर क्या होता है कि वाइंडिंग स्थापित की जाती है। स्टेप अप की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप सभी को पता है कि अगर टर्नों की संख्या सेकेंडरी में मैं ज़्यादा रखूँगा तो आपका किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, सॉरी स्टेप अप होगा, यानी इसको बोला जा सकता है उच्च परिणामितर। अब बात करते हैं कि सभी को दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है या फिर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है। तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है, सेकेंडरी में क्या है, ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि वोल्टता को स्टेप अप किस आधार पे करेगा। तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एसी सप्लाई दी। एसी सप्लाई आप सभी को पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके मान में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, यहाँ तक सभी लोग जानते हैं। एसी धारा के अंदर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या होगा कि मैं प्राथमिक यानी प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो ये प्रत्यावर्ती प्रकार की धारा इन कुंडलियों यानी इन कॉइल के मध्य जाएगी, और कॉइल के मध्य से जाने से क्या होगा कि आपने धारा का इफेक्ट पड़ा होगा कि जो धारा होती है अगर अपने किसी भी कुंडली या फिर किसी कॉइल में जब धारा फ्लो करवाई जाती है तो वह धारा का कोई इफेक्ट उत्पन्न करती है। जैसा कि एक इफेक्ट आता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव से जो यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो आपका किस प्रकार का होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का, क्योंकि जो अपनों ने एसी सप्लाई दी है यानी जो धारा दी है वो किस प्रकार की थी, प्रत्यावर्ती प्रकार की। तो फ्लक्स भी किसका होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का, यानी फ्लक्स के मान में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। कभी फ्लक्स हाईएस्ट पे जाएगा, कभी 0 पे, फिर हाईएस्ट पे, फिर 0 पे, ऐसे में क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तित प्रकार का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा कोर के माध्यम से। ये वाली क्या है, कोर है, यानी कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में चालकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं कि चालक की संख्या 7 है, तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इससे क्या है, 2 गुना चालक है। अब क्या होगा कि ये परिवर्तित प्रकार का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। तो फैराडे के जो नियमानुसार पढ़ा था कि अगर एक स्थिर यानी परमानेंट मैग्नेट के अंदर जब चालक को घुमाया जाता है तो चालक क्या करता है कि उन चुंबकीय बल रेखाओं को छेदन करता है। तो छेदन के कारण क्या मिलता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चालक क्या बड़े हैं, स्थिर है। तो ये चालक क्या करेंगे, उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे, छेदन करेंगे। तो छेदन से बात होती है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर चालकों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा।
द्वितीय नियम फैराडे का जो ये कहता है कि जितनी ज़्यादा आप जल्दी से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करोगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, EMF मिलेगा। यानी यहाँ पर टर्नों की संख्या ज़्यादा है, यानी चालकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो EMF का जो छेदन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो EMF क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर, ज़्यादा मिलेगा। यानी प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो यानी जो फ्लक्स जाएगा सेकेंडरी में ये क्या करेगा, टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज भी अपने को क्या देगा, ज़्यादा देगा। जैसे कि मान लेते हैं अपने कि ये एक टर्न है, ये 1 वोल्ट बना रहा है, यानी जो एक टर्न है प्राइमरी का वो कितनी बना रहा है, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट प्रति टर्न कह सकता हूँ मैं, 1 वोल्ट प्रति टर्न वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है प्राइमरी का। अब मान लेते हैं कि टोटल टर्नों की संख्या कितनी है, 7 है, तो यहाँ पर प्राइमरी वोल्टता मान लेते हैं कि 7 वोल्ट हो रही है। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी में भी जो टर्न होंगे ना, प्राइमरी में जितना टर्न अकेला उतनी वोल्टेज पैदा कर रहा है उतनी क्या करेगा, सेकेंडरी में करेगा। अब यहाँ पर जो टर्नों की संख्या वो दर्शाई गई है 14 है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी में 1 टर्न हो रहा है वो 1 वोल्ट उत्पन्न कर रहा था, यहाँ पर भी क्या करेगा, 1 वोल्ट उत्पन्न करेगा। यानी टर्न प्रति वोल्ट का जो रेशियो है वो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर जो वोल्टता उत्पन्न होगी वो प्रति टर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर वोल्टता का मान क्या आएगा, 14 वोल्ट आएगा। यानी प्राइमरी में वोल्टता क्या थी, 7 वोल्ट, और सेकेंडरी में कितनी मिली अपने को, 14 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टता क्या क्या होगा, ज़्यादा हुई, यानी स्टेप क्या हुआ, अप हुआ। स्टेप अप का मतलब होता है कि यहाँ पर वोल्टता कम दी और अपने को सेकेंडरी में वोल्टता क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो ये आपका ट्रांसफार्मर किस प्रकार का कहलाता है, उच्चयी परिणामीतर या फिर स्टेप अप प्रकार का। अब बात करते हैं अपने कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या, यानी N1 टर्नों की संख्या क्या है, कम है, और यहाँ पर टर्नों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, यानी N1 लेस देन N2। अब बात करें EMF की, ये भी क्या है, कम है, और E2 में क्या है, ज़्यादा है। अब बात करें अपने रेजिस्टेंस की, जिस वाइंडिंग का लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध भी कम होता है, जिसकी वाइंडिंग की लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बात करें कि R1 का प्रतिरोध ज़्यादा है और R2 का क्या प्रतिरोध कम है, सॉरी R1 का कम है और R2 का क्या है, ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब बात करते हैं अपने कि इसके अंदर धारा की, यानी यहाँ पर धारा का मान क्या है, वोल्टता का मान कम है, धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि I1 का मान ज़्यादा है और I2 का मान क्या है, कम है। इस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन क्या देगा कि I1 ग्रेटर देन I2 किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आप क्या बताना है, स्टेप अप प्रकार का, क्योंकि जहाँ पर वोल्टता का मान ज़्यादा होता है वहाँ पर जो करंट रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है, और जहाँ पर वोल्टता का मान कम होता है वहाँ पर करंट का मान ज़्यादा होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो स्टेप अप प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर किया जाता है, यानी प्राथमिक संचरण। ट्रांसमिशन 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जहाँ पर थर्मल होते हैं, थर्मल के अंदर एक अल्टरनेटर ने 11,000 वोल्टता क्या करी, उत्पन्न की। अब 11,000 वोल्टता को उत्पन्न करने के बाद उस वोल्टता के मान को बढ़ाया जाता है, यानी वोल्टता के मान को 220 kV, 132 kV या फिर 400 या फिर 765 kV के अंदर बढ़ाकर वोल्टता को और ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अब जो ट्रांसफार्मर उपयोग में आता है कि जो 11,000 की जो वोल्ट है उसको बढ़ाकर कितने में कर दिया, मान लेते हैं कि 400 किलो वोल्ट में कर दिया। अपने को जो ट्रांसमिशन है वो 400 किलो वोल्ट का करना है, तो उसने क्या किया कि 11 kV को बढ़ाकर 400 kV के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसको क्या किया कि कन्वर्ट करके भेज दिया गया, यानी आगे ट्रांसमिशन कर दिया गया। तो आपकी वो क्या कहलाती हैं कि जहाँ पर वोल्टता क्या होती है कि ज़्यादा हो रही है, तो वो आपकी क्या कहलाती है,
प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि वहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जीएसएस के अंदर वहाँ पर 220 kV ओब्लिक 132 लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के जो जीएसएस होते हैं इनकी जो रेटिंग 220 kV 132 kV का अपने पास जीएसएस है। यहाँ पर वोल्टता आ रही है 220 kV, इसको कम कर रहा है यानी 132 kV में कम कर रहा है, यानी जहाँ पर वोल्टता का मान कम करके भेजा जाता है वो आपकी कहलाती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या कहलाती है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन समझ में आया आपको कि प्राइमरी ट्रांसमिशन इसको बोला जाता है प्राथमिक संचरण भी बोला जाता है, यानी प्राथमिक संचरण। या प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो यह था वोल्टता के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं अपने स्टेप डाउन के बारे में। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि वोल्टता को क्या करना? डाउन करना। अब क्या होगा कि आप सभी को पता है कि ये क्यों दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी जो हाईएस्ट टर्न है वो इस साइड आ जाएंगे प्राइमरी में, और जो लो टर्न है वो कहाँ चले जाएंगे? सेकेंडरी में। तो मैं ये डायग्राम बना देता हूँ सेम। यहाँ से मैंने एसी सप्लाई दी, ये मैंने कोर लगा दी। अब यहाँ पर क्या है? टर्नों की संख्या कम है, यानी ये क्या होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। और यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया लोड। अब इसके अंदर बात करें कि ये आपकी होगी E1 और ये होगी आपकी E2। अब बात करें कि यहाँ पर N1 का मान क्या है? ज़्यादा है, और N2 का मान क्या है? कम है। ठीक है, अगर बात करें कि I1 का मान क्या है? कम है, और I2 का मान क्या है? ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि पिछले अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर वोल्टता का मान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर धारा का मान क्या होता है? कम होता है। अब बात करें कि E का मान, E का प्राइमरी में क्या है? ज़्यादा है, और सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 में रेजिस्टेंस का मान क्या है? ज़्यादा है, और R2 में क्या है? कम है। समझ में आया सभी को? ये क्या करेगा कि ऐसी सप्लाई जब दी जाती है तो ये प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और फैराडे के नियमानुसार ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। और जो फैराडे का जो नियम है अन्योन्य प्रेरण का, उसके सिद्धांत से क्या होगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? छेदन होगा। टर्नों की संख्या कम है तो छेदन भी क्या होगा? कम होगा। अगर फ्लक्स कम कटेगा तो EMF भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने उदाहरण लिया था अभी एक जीसस का, तो वहाँ पर है, मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर जो वोल्टता आ रही है वो कितनी है? 220 kV। अब ये कन्वर्ट किस में कर रहा है? 132 kV में। वोल्टता का मान ज़्यादा है तो धारा क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर वोल्टता कम है, धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जितना फ्लक्स जाएगा उतना काट नहीं पाएगा। रीज़न क्या है कि इसमें टर्नों की संख्या क्या है? कम है। टर्नों की संख्या जितनी होगी उतनी चालकों की संख्या होगी, उतनी क्या होगा? फ्लक्स का छेदन होगा, और उतनी क्या मिलेगा? EMF मिलेगा। तो ये आपका स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसको बोला जाता है उच्च परिणामितर। अब बात करते हैं कि इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो पहली बात करते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर वोल्टता को क्या है कि डाउन करके भेजा जाने लग जाता है,
यानी थर्मल के अंदर क्या होता है कि वोल्टता को बढ़ाया जाता है, वहाँ पर बढ़ाया जाता है वोल्टता को किस लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए, तो आपका क्या कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जहाँ से वोल्टता को डाउन करके भेजा जाता है वो क्या कहलाती है आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और इसके बाद में किया जाता है, इसको प्राथमिक संचरण भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी किया जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी प्राथमिक संचरण के अंदर और द्वितीयक संचरण में और प्राथमिक वितरण में और द्वितीयक वितरण में ट्रांसमिशन क्या होता है, वितरण करना। यानी आपने देखा होगा कि जो गलियों में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो 11 kV को 215 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वितरण कहलाते हैं। यानी वोल्टता क्या कर रहे हैं, यानी GSS के बाद क्या जाती है, बिजली बोर्ड में जाती है, तो GSS से लेकर बिजली बोर्ड तक के जो ट्रांसफार्मर है वो आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद में बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं कि जहाँ से वोल्टता को क्या होता है कि वितरण के लिए भेज दिया जाता है, यानी उपभोक्ताओं को उपभोग करने के लिए वोल्टता को भेज दिया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसमिशन। कौन सी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। यानी प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण के अंदर और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर आपके उच्चयी यानी स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यानी अपचयी प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की अंदर आपको इनसे अलग मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या होती है, उतनी टर्नों की संख्या किस में होती है, सेकेंडरी में। ये आपका हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2 और ये आपका N2 हो जाएगा टर्नों की संख्या, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N1। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को बोला जाता है विलगित प्रकार का परिणामित्र। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अगर 10 है तो सेकेंडरी में भी टर्नों की संख्या क्या रहेगी, 10 रहती है। एक चीज़ रह गई इनके अंदर, अपने देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर रेशो के बारे में। पिछली बार जो 2016 का जो ऑफलाइन लाइनमैन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर का अनुपात है। तो स्टेप अप का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसने दिया था कि K का मान ज़्यादा है और 1 का मान क्या है, कम है, यानी K ग्रेटर देन 1, तो आपका ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप प्रकार का। K का मान क्या होता है कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर रेशो कहलाता है। अगर इसका मान ज़्यादा है तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, अगर इसका मान कम है तो स्टेप डाउन होगा। यहाँ पर बात करते हैं कि जिस प्रकार से K का मान कम है और 1 का मान क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका क्या आ गया, स्टेप डाउन प्रकार का। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपको दे देगा तो पूछ लेगा किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आपको बताना है कि जिस साइड मुँह खुला रहता है वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, यानी K का मान ज़्यादा है यानी टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा। यहाँ पर क्या होता है, टर्नों की संख्या कम है तो स्टेप डाउन होगा। ये चीज़ आपको याद में रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि N1 में टर्नों की संख्या है उतनी क्या है, N2 में टर्नों की संख्या होती है, और E1 का जो मान है प्राइमरी में वो जो वोल्टता है वो भी क्या होगी, सेकेंडरी में वोल्टता होगी, उतनी क्या होगी, सेकेंडरी में वोल्टता होगी। अब बात करते हैं कि इसके रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और धारा का मान भी क्या होता है, I1 बराबर क्या होता है, I2 होता है, यानी धारा का मान भी क्या रहता है, बराबर रहता है। और अगर बात करें कि इस प्रकार के, तो यहाँ पर जो रेशो होता है वो K बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी K बराबर 1, यानी ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या बराबर है 1 के, तो इनका अनुपात क्या कहलाता है, 1:1, 1:1। क्वेश्चन क्या आएगा कि 1:1 किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो आपको बताना है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। 1:1 क्यों है, क्योंकि प्राथमिक में टर्नों की संख्या अगर 10 है, सेकेंडरी में भी 10, 0 से 0 कैंसिल, अनुपात क्या हुआ, 1:1, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि उपयोग के बारे में।
विलगित प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो स्विच होता है कि मेरे पास एक लैंप है, यहाँ पर मैंने स्विच लगाया है, उस लैंप को क्या है कि यहाँ से मैं फेज न्यूट्रल से कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मुझे धारा देनी है 10 मिनट तक, 10 मिनट हो गए, मैंने क्या स्विच को बंद कर दिया। क्या है कि मैं चलती लाइन को क्या कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, चलती लाइन को क्या कर सकते हैं अपने, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टता का मान रहता है वो क्या रहता है 240 वोल्ट। जैसा कि बात करें कि 132 220 के वी 132 की कि मेरे को यहाँ पर वोल्टता आगे जा रही है ट्रांसमिशन के लिए, तो उस वोल्टता को क्या करना है, मुझे बंद करना है, यानी मुझे सप्लाई नहीं भेजनी आगे। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं स्विच से भी ऑन ऑफ कर नहीं सकता क्योंकि वोल्टेज का मान क्या है, ज़्यादा है। वोल्टेज का मान ज़्यादा है तो स्पार्किंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि लाइन को, चलती लाइन को ऑफ ऑन करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि लाइन को विलगित करने के लिए, लाइन को विलगित करने के लिए यानी लाइन को विलगित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, आइसोलेशन का। ये चीज़ आपको याद में रखनी है। और 1:1 किसका होता है, इसका होता है। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई कि वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो उतार लें जल्दी से। अगर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरह आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर 1:1 है और करने के लिए, विलगित प्रकार को करने के लिए। अब बात करते हैं अपने 3 नंबर पॉइंट की, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी शीतलक के आधार पर, 3 नंबर पॉइंट है, शीतलक के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। शीतलक आप समझते हो कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, दिन रात चलता रहता है, यानी कार्य करता है। तो कार्य करने के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर हानियाँ होगी। हानियाँ क्या होती है, जो लॉसेज होती हैं वो गर्मी के रूप में क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर गर्म होने से क्या होगा कि अगर उसे कूलिंग नहीं किया गया तो वो ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, जल सकता है। यानी जो उसका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। और वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब होने से क्या होगा कि आपस के अंदर जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर शीतलक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा रहे और आसानी से कार्य करता रहे। तो इसके लिए क्या होता है कि 4 प्रकार की जो प्रणालियाँ वो उपयोग की जाती है। सबसे पहले जो प्रणाली आती है वो आती है आपकी एयर टाइप, यानी वायु द्वारा, वायु द्वारा शीतलक। शीतलक की बात करें तो क्या होता है, कूलिंग होता है। वायु द्वारा से होता है कि आपने देखा होगा कि जो स्टेबलाइजर होता है जो फ्रीज के ऊपर रखा रहता है, जो पुराने टीवी थे वहाँ उनको चलाने के लिए भी क्या किया जाता था, उसका यूज़ करते थे। उसकी जो बॉडी थी, इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, इस प्रकार से डक्स कटे रहते थे, इस प्रकार से। आप सभी ने देखा होगा कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के साइड में भी क्या होते हैं, इस प्रकार डक्स काटे जाते हैं। वो क्यों होते हैं, वो दोनों साइड होते हैं, क्योंकि इस साइड से हवा इसके अंदर से प्रवेश होगी और जो अंदर जो उसमें है उसको साथ में क्या ले जाएगी, बाहर ले जाएगी। यानी वायु द्वारा शीतलक, वायु द्वारा शीतलक यानी इसके अंदर क्या आ जाएगी, वायु प्रवेश करेगी ट्रांसफार्मर के अंदर और उस वाइंडिंग को ठंडा करते हुए क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
अब जैसे बात करती हैं कि मशीनें होती हैं, आप सभी ने मशीनें वगैरह देखी है, जो मोटरें होती है वो क्या करती है कि घूमते हुए कार्य करती है। घूमते हुए कार्य करती है तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, फैन लगाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, इस प्रकार से खांचे कटे रहते हैं। इस प्रकार से मोटर के ऊपर आपने बॉडी के ऊपर देखा होगा कि खांचे कटे रहते हैं। तो ये खांचे क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हवा क्या होती है कि इसके अंदर फ़ैन चलता है, तो फ़ैन की सहायता से क्या होता है कि हवा लगेगी और जो अंदर की जो वाइंडिंग है वो ठंडी हो जाएगी, और ये खांचे होती है इनके अंदर से क्या होती है, हवा क्रॉस होती रहती है, क्योंकि ये घूमता रहता है तब यहाँ पर फ़ैन लगाया गया। पर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी ऐसा घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए क्या की जाती है कि इस प्रकार के शीतलक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर भी घूमने वाला पार्ट होता तो यहाँ पर हमें किसी भी इस प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या लगा दिया जाता, फ़ैन लगा दिया जाता और फ़ैन घूमता रहता और वायु जो गर्म है उसको बाहर निकालता रहता, और वाइंडिंग क्या होती ठंडी, और ट्रांसफार्मर जो पहले के तरीके से कार्य करता रहता। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मोटरों के अंदर अपने कर सकते हैं पर ट्रांसफार्मर नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, ये स्थिर प्रकार का है और ये घूमने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका वायु के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका जो 20 kVA से 20 kVA तक, जो 20 kVA तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो kVA के अंदर आती है, किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है तो आपको बताना है kVA के अंदर, ठीक है। kVO या फिर MVO, लास्ट में आपका क्या रहना चाहिए, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। V भी आ सकता है, VA भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि ये था आपका वायु के आधार पर। उसके बाद में आता है 2 नंबर आपका आता है कि ऑयल शीतलक प्रणाली। 2 नंबर पॉइंट क्या है आपका कि प्राकृतिक तेल विधि द्वारा, प्राकृतिक तेल विधि। प्राकृतिक तेल विधि के अंदर होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर इस प्रकार से, आप ट्रांसफार्मर ने आपने देखा होगा कि गलियों के अंदर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं और इस साइड में कूलिंग पाइपें होती है, आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर एक लगाया जाता है जिसे बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक, जो अपने ट्रांसफार्मर के जो भाग होंगे उनमें पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर होता है ब्रीदर, ठीक है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है। यहाँ पर क्या होती है, वाइंडिंग की जाती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या आता है कि ऑयल डाला जाता है, खनिज ऑयल जिसे बोला जाता है। ट्रांसफार्मर को पूरा भर दिया जाता है ऑयल से, नलियों से ट्रांसफार्मर के ऑयल को क्या रखा जाता है, ऊपर ही रखा जाता है। नोट में ये बात लिखी गई है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो इन नलियों से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ताकि सर्कुलेट हो सके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि वाइंडिंग कार्य कर रही है, वाइंडिंग क्या हो रही है, गर्म हो रही है, तो वाइंडिंग की उष्मा क्या करेगी, ये ऑयल क्या करेगा, अपनी ओर अवशोषित करेगा। शोषित करने के बाद ऑयल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब ऑयल क्या करेगा कि आप सभी को पता है कि ऑयल जब गर्म होता है तो वो क्या होता है कि गर्म चीज़ ऊपर उठती है, तो ऑयल ऊपर जाएगा तो इन पाइपों के माध्यम से क्या होगा कि यूँ इस यहाँ से निकलता हुआ, और ये क्या है कि पाइपें बाहर की ओर होती है और यहाँ से क्या लगती रहती है, हवा। हवा के कारण ये पाइपें क्या हो जाएगी, ठंडी, और ठंडी होने के कारण जो ऑयल भी है वो क्या हो जाएगा कि कुछ हद तक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑयल की जो प्रणाली है ये कि प्राकृतिक तेल विधि, यानी तेल डाला जाएगा, तेल गर्म होगा तो इन पाइपों के माध्यम से तेल निकलेगा इस प्रकार से, और ये हवा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑयल ठंडा हो जाएगा, इस प्रकार से सर्कुलेट करता रहेगा। तो ये थी आपकी शीतलक प्राकृतिक से ऑयल विधि। इसका जो उपयोग होता है वो 500 kVA से 500 kVA तक की या इससे अधिक के ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्राकृतिक तेल विधि होती है वो 500 kVA से अधिक या फिर 500 kVA तक के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आपको याद में रखना। अब बात करते हैं जो 3 नंबर पॉइंट आता है वो आता है कि जल द्वारा शीतलित प्रणाली। जल द्वारा शीतलित प्रणाली, जल द्वारा शीतलित के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑयल की जगह आपको अपने ने जल डाल दिया गया, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ऑयल जल क्या होता है, चालक होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो
तो ऐसा नहीं करना है, जल नहीं डालना। अब क्या होता है कि इसके अंदर पानी की पाइपें इस प्रकार से डाल दी जाती हैं, ठीक है। जैसा आप उदाहरण देखते होंगे कि जो रेडिएटर होता है ट्रैक्टर वगैरह में लगाया जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उस पानी को ठंडा करने के लिए क्या लगाया जाता है, रेडिएटर लगाया जाता है। इसमें क्या डाला जाता है, ठंडा पानी। और जो ऑयल की जो उसमें है वो क्या होगी, पाइप गर्म होगी। पाइप गर्म होने के कारण क्या होगा, जिसमें ठंडा पानी जाएगा वो पाइप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि ऑयल भी क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। और उस तरीके से क्या होगा कि जो सारा पानी गर्म है वो बाहर निकल जाएगा, और इसकी जो उष्मा थी वो क्या आएगी, बाहर आ गई पानी के साथ। और जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, ठंडा। और ऑयल ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगी, इसकी वाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये थी आपकी और जल द्वारा शीतली प्रणाली। इसका जो उपयोग होता है वो 500 kV तक के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें, या उससे अधिक के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अब बात करते हैं अपने लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि एयर ब्लास्ट विधि, यानी वायु ब्लास्ट विधि। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पाइपें होती है यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं। इस प्रकार से एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि हवा का झोंका देते हैं, यानी इनके अंदर क्या होगा कि ऑयल क्यों सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ये हवा का झोंका देते हैं, हवा को गुजारते हैं इन पाइपों के माध्यम से। तो क्या होगा कि ये पाइपें ठंडी होगी, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑयल भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये था आपके ऑयल ब्लास्ट विधि। ये था आपका शीतल प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है, यानी लास्ट पॉइंट है फेज के आधार पर। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण वो किया जाता है, एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक आपका आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है आपने देखा होगा कि सिंगल फेज के अंदर बात करें कि ये आपकी कोर होती है इस प्रकार से, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप अप अगर आप उदाहरण देखिए स्टेप अप का, तो टीवी के अंदर जो लगाया जाता है वो क्या करता है कि वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर बात करें कि स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन जैसे कि चार्जर या फिर इन्वर्टर, इनके अंदर क्या होता है, इन्वर्टर क्या करता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है एक प्रकार का, उसके अंदर लगा हुआ, वो वोल्टता को क्या करता है, जिस प्रकार से बैटरी को अपने को क्या करना है, चार्ज करना है। तो 240 वोल्ट की सप्लाई है उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और जैसे क्या है कि अपने वोल्टता चाहिए इन्वर्टर यानी सॉरी बैटरी से, तो बैटरी क्या करेगी, 12 वोल्ट की बैटरी होगी, 12 वोल्ट इन्वर्टर क्या करेगा, 12 वोल्ट को 240 वोल्ट में बढ़ा देगा और वोल्टता को क्या कर देगा, अपने को देगा। तो वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका, स्टेप अप भी है, स्टेप डाउन भी है। और फेजों के आधार पर क्या आपका सिंगल फेज। 3 फेज की बात करते हैं कि 3 फेज के ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार डेल्टा के अंदर वाइंडिंग की जाती है। इसके 3 टर्मिनल क्या निकलते हैं बाहर, जिसे RY से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर स्टेप अप की बात करें, 3 फेज ट्रांसफार्मर की अगर स्टेप अप की उदाहरण देखें तो जो प्राथमिक, जो आपने देखा था कि प्राथमिक संचरण जो लाइनें होती है, प्राथमिक संचरण लाइनें होती है, वहां पर किया जाता है। अभी बताया था कि जो 11,000 की वोल्टेज है थर्मल में उत्पन्न हुई है, उसको क्या करेंगे 765 में कन्वर्ट किया और भेज दिया गया। अगर बात है कि स्टेप डाउन के अंदर, स्टेप डाउन के अंदर बात करें कि क्या होगा कि द्वितीयक संचरण में और आपका प्राथमिक और द्वितीयक वितरण में किया जाता है। वितरण आप समझते हो, प्राथमिक और द्वितीयक है, जहां से गलियों के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेप डाउन करते हैं, यानी 11,000 वोल्ट को कितने में कर दिया, 415 में करके सिंगल फेज के अंदर, और अपने घरों तक अपनी सप्लाई पहुंचाते हैं। तो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये फेजों के आधार पर था, फेजों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया था। और इतने ही आज का जो लेसन यहाँ तक समाप्त करते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी EMF समीकरण की, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो EMF समीकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।